बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हमने कल ऑडिट का एक ओवरव्यू लिया था। हमने ये कहा था कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिट करवाया क्यों जाता है। तो आपने सबसे पहले मुझे बताया था कि सर ऑडिट करवाया इसलिए जाता है ताकि सामने वाले को कॉन्फिडेंस, यानी उसका कॉन्फिडेंस इन्हांस कराने के लिए ऑडिट किया जाता है। और हम ऑडिट करके सामने वाले को एक चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसका नाम है अश्योरेंस। सही जी, ये दो तीन चीजें की थी। फिर हमने कहा था यूजर कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर भी हो सकता है। सही जी, तो हमने ये दो तीन बातें देखी थी। मुझे एक बात बताओ, जब शेयर होल्डर पैसा लगा के बैठा हुआ है तो वो क्यों ऑडिट करवा रहा है? क्योंकि वो रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, वो किसको अपॉइंट करेगा? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स नीचे अपनी टीम बनाएंगे, इसमें सीएफओ, मैनेजमेंट सब होंगे। वो पूरा साल काम करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। सीएफओ को कहा जाएगा कि भाईजान आप ऑडिट करवाएं, अपने दस्तखत करें। डायरेक्टर्स को बोला जाएगा आप उसके एफएस को अप्रूव करें। फिर किसके पास लेके जाएं? मेंबर्स के पास। तो मेंबर्स देखेंगे कोई मसला है या नहीं है। व्हाट इफ अगर हम कोई गलती देखते हैं एफएस के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हम मैनेजमेंट को कहते हैं वो सही नहीं कर रही, हम किसको बोलेंगे? डायरेक्टर्स को, दो चार्ज विद गवर्नेंस को। अच्छा, वो भी नहीं मानते, बोलते निकलो यहां से, फिर मेंबर्स को। तो अल्टीमेटली जिसके पैसे लगे हुए ये बात वहां तक पहुंच जाती है। ऐसा ही है। और इवन ऐसे हालात वाक़ हो जाए कि आपको मेंबर्स तक पहुंचने का इख्तियार ना दे, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, तो वो कहता है भाई आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। आप रेगुलेटर को बताते हैं, एससीसीपी को बताते हैं, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वहां पे इन्फॉर्म करते हैं, बोले भाई ये चल रहा है मामला, फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं जो कि ये हमें सही करने नहीं दे रहे। वो सारी बातें। आज हम शुरू करते हैं असल ऑडिट की दुनिया। सर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाली लाइन की समझ नहीं आई भाई। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब मैंने बताया था, वो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है गवर्नेंस की, यानी वो लोग जिनको गवर्नेंस का चार्ज दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। बस इतनी सी बात है। सर असर्शन का मीनिंग बता दें, जल्दी बताओ। दावा। अच्छा, ये दावा होता है कि भाई वो चीज एग्जिस्ट भी करती है, वो चीज प्रॉपरली वैल्यूड भी है। अब आगे जाके और भी असर्शंस आएंगे, अंदर सिर्फ हल्का फुल्का समझा है। सही है जी, चले आगे। हमने ये बात देख ली थी कि ऑडिटर का क्या होना लाजमी है। अब इंडिपेंडेंस की कंसिडरेशंस के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके ऊपर पूरी बुक है, और उस बुक का कुछ हिस्सा आपके कोर्स में, तो वो हम कहते हैं उसको कोड ऑफ एथिक्स। क्या कहते हैं? कोड ऑफ एथिक्स। वो हमारा अलग से चैप्टर है, हम उसको अलग से देखेंगे। हम कह रहे हैं कि चलें आप ये तसव्वुर करें कि आपने उन एथिकल प्रिंसिपल्स को कंप्लाई किया और आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, आप ऑडिट की दुनिया में एंटर हो सकते हैं। यानी अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इंडिपेंडेंट यू कैन नॉट परफॉर्म ऑडिट ऑफ XYZ एंटिटी, जब तक आप क्या ना हो जाए। अच्छा, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, यह आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उस बुक को फॉलो करेंगे। उसमें हालात वाक़या लिखे हुए हैं कि ये होगा तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो अगर ऐसी बात है उन सबसे मैं कंप्लाई कर लूंगा तो मैं कहलाऊंगा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट करने के लायक हूंगा। पर अगेन मैं उस चैप्टर को कह रहा हूं, वो तो हम कर ही लेंगे ना। तसव्वुर करें कि आप इंडिपेंडेंट हैं। दो तीन एग्जाम्पल दी थी उसकी मैंने कहा था पहले, या तो आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर या रिलेटिव वहां पे किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए कि आपकी इंडिपेंडेंस खराब हो जाए। अब मैंने बताया था कि भाई अगर हमारी बेगम ही सीएफओ है किसी कंपनी की, तो मैं कभी भी वहां पे गलती नहीं निकालूंगा। अगर मेरे खुद के फाइनेंशियल एसेट्स वहां पे पड़े हुए, मैंने खुद वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ, मैं कभी भी गलती, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी तो शेयर होल्डर ही हूं ना। तो अगर मार्केट में ये बात चली गई कि ये कंपनी लॉसेस कर रही है या नुकसान हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्टिंग नुकसान होगा वो किसका होगा? मैं कभी भी नहीं करना चाहूंगा। इंडिपेंडेंस की एक और एग्जांपल ले लो। क्लाइंट ने, जैसे भी मैं बहुत सारे क्लाइंट्स कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के भी, PTCL, यूफोन, टेलीनॉर, सब मैं करता हूँ। बात समझना, क्लाइंट ने मुझे ऑफर की कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोलर आ जाओ। क्लाइंट ने क्या की? ऑफर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऑफर मेरे पास है और वो मुझे कह रहा है आपको 50,000 रुपये महाना दे देंगे, सही है, वो मुझे कह रहा है आपको 50,000 रुपये महाना सैलरी दे देंगे, तो मुझे बताओ XYZ अगर ये मेरे पास ऑफर मौजूद है तो क्या मैं इंडिपेंडेंटली काम कर पाऊंगा? नहीं। फिर वो कहता है इसके फिर आपके पास रिप्लिकेशंस ये हैं, उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप उसके मुंह पे मना करें मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी। अपनी फर्म में बता दें मुझे ऑफर आई हुई है, ताकि वो अप्रोप्रिएटली देख लें कि आपकी जगह किसी और को ऑडिट पे लगाना है
या नहीं लगाना। ये इंडिपेंडेंस के केसेस बता रहा हूं, ऐसी बहुत कहानी है। एक तो मैंने बताई ना आपको कि मुझे ऑफर आ गई, तो जैसी बात है उस ऑफर को सिक्योर करने के लिए अगर मेरी करंट सैलरी से वो मुझे ज्यादा दे रहे हैं तो क्या मेरी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी? वो मुझे धमका सकता है, जिसको हम कहते हैं इंटिमिडेशन। क्या कहते हैं? वो मुझे इंटिमिडेट कर सकता है, धमका सकता है कि भाईजान अगर आपने, अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपने डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया 100 मिलियन से, वो कह रहा है भाई बुक नहीं किया, नहीं करेंगे, अगर तुमने ये सही करवाने की कोशिश की तो ये ऑफर तुम्हारे लिए खत्म। तो वो कह रहा है आप पहले ही खत्म कर लो ना ताकि आपको धमकी ना मिले। एक और इंडिपेंडेंस की एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। आपने एक फर्म खोली हुई है, या फर्म ही है, एक जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका कोई 70% रेवेन्यू इस क्लाइंट से आता है। यानी अगर मेरे पास पूरा पीटीसीएल ग्रुप है, उसकी यूफोन सब्सिडरी है, उसका यू माइक्रो फाइनेंस बैंक सब्सिडरी है, तो आप अज्यूम करें, तसव्वुर करें कि मेरे पूरी फर्म की बिलिंग अगर 600 मिलियन है, तो आप समझे 450 मिलियन मुझे एक क्लाइंट देता है। आपको क्या लगता है कि क्या मैं कभी भी उसके अगेंस्ट जाऊंगा? क्यों भाई? आपका मेजर रेवेन्यू आ रहा है, आप उस पर सोलली डिपेंडेंट है, तो जब उस पर सोलली या लार्जली डिपेंडेंट होंगे तो आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी, आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी। तो फिर इसका हल क्या होता है? सर भाई आप क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा रखें ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्स हो जाए, तो आपको वो धमकाए भी तो आपको इफेक्ट ना हो। तो वो सारे केसेस हैं जो हम देखेंगे। पहले बताओ इंडिपेंडेंस की बातें समझ आती हैं? वो कहता है बिफोर यू डू ऑडिट यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। तो आपने अगर इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया पार किया, अब आगे चले गए। अब वो कहता है भाईजान आप इंडिपेंडेंट है, ये आपने तसल्ली ले ली, अब आप ऑडिट करने अब भी नहीं जा सकते। आपने पहले एंगेजमेंट लेटर साइन करना है, एग्रीमेंट साइन करना है। एग्जाम्पल देता हूं इसकी, मतलब वो 2015-16 की, हमें कश्मीर भेजा गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस का ऑडिट करने के लिए। किसकी? नेशनल बैंक ऑफ। अच्छा हम भी चले गए, मेरे तो शुद्ध गरीब लोग, ऊपर से कश्मीर भेजे थे फर्म के खर्चे पे, हम भी पहुंच गए। अच्छा भाई पहुंचे रात के 9 बजे, सुबह हम ब्रांच चले गए, तो ब्रांच का ऑडिट करने गए थे। ब्रांच में जैसे ही एंटर हुए, ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ, बोला किधर भाई? बोला भाई ऑडिटर है। बोला भाई एग्रीमेंट क्या है? मैं तुम्हें ऐसे ही अपने अकाउंट्स दे दूं, मैं ऐसे ही तुम्हें बता दूं किस किस को लोन दिए हुए, क्या इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, निकलो यहाँ से। मैं मुझ समेत मेरे 2 दोस्तों को जलील करके निकाल दिया गया। सीधी सी बात है भाई, फैक्ट है, सच बता रहा हूँ। अभी तो किसी की हिम्मत नहीं है, बट उस वक्त की बात बता रहा हूँ। खैर तो सही है, जलील हुए, पर जलालत की वजह क्या थी? एग्रीमेंट नहीं था। अच्छा भाई प्लीज बात समझिएगा, फिर हम एग्रीमेंट में लिखवा के आ गए कि भाई इनको आने दो। अच्छा फिर मैं डेटा मांग रहा हूँ, नहीं दे रहा। बोला निकलो यहाँ से, डेटा नहीं है, बैठ सकते हो। मैंने कहा क्यों भाई, मतलब बिठाया तो क्यों बिठाया, क्या देखने के लिए? बोला नहीं नहीं भाई आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपके एंगेजमेंट एग्रीमेंट में कुछ चीजें लिखी होनी चाहिए। ये अलग चैप्टर है जिसका नाम है आइजा 210, आइजा एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। वो बोलता है कि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपने लिखनी है। उसमें पहली बात है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाएंगे। कौन बनाएंगे? मैनेजमेंट। अच्छा फिर हमने सवाल किया भाई अगर व्हाट इफ मैं बनाऊं, तो उसने बोला भाई आप खुद बना के खुद रिव्यू करेंगे तो गलती थोड़ी ना निकालेंगे। उसको हम कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड। क्या कहते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। तो कहने का मकसद ये कि एंगेजमेंट एग्रीमेंट में आपने कुछ बातें तय करनी है। पहली बात कि एफएस कौन बनाएगा? तो हमने कहा भाई यहां पे लिख लेते हैं कि एफएस जो है वो मैनेजमेंट बनाएगी। अच्छा भाई पहली चीज तो तय हो गई। फिर मैनेजमेंट हमें डेटा प्रोवाइड करिए। लेट्स से मैं बैंक का ऑडिट करने गया, मैंने कहा कि भाई आपके पास एक एडवांसेस की फिगर आ रही है। एडवांसेस मतलब लोन गिवन। बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। अच्छा वो एक बंदे को होगा या हजारों को होगा? अब मुझे इसको ऑडिट करना है तो मैं बोलूंगा ना मुझे एडवांसेस का शेड्यूल दो जिसपे मैं देखूं किस किस को लोन दिया हुआ है। फिर आप बोलेंगे सर इसमें भी तो बैंक दावा कर रहा है ना कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उन लोगों को कंफर्मेशन भेजूंगा, मैं कॉल करूंगा उनको, भाईजान तुमने लोन लिया हुआ नहीं लिया हुआ, तो मुझे एतमाद हो जाएगा कि इस कंपनी ने, इस बैंक ने इन लोगों को वाकई लोन दिया हुआ, वो कोई फेक लोन नहीं है। अगर बैंक चाहे तो फेक लोन भी तो बुक कर सकता है ना, लोन रिसीवेबल डेबिट करे और उस पर इनकम चार्ज करता है, तो वो फेक हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उसको वेरीफाई करने के लिए ये काम करना शुरू किया। खैर मैं ये एंगेजमेंट लेटर में क्यों लिख रहा हूं कि मुझे डेटा आप प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटा की बात नहीं लिखूंगा तो मैं जाऊंगा वहां पे, बोलेगा तुमने लिखा था एफएस बना के दूंगा, डेटा नहीं दे रहा, निकलो यहां से। तो बोलेगा भाई डेटा नहीं दोगे तो ऑडिट कैसे होगा? तो हमने यहां पे लिख देना है कि आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। फिर तीसरी चीज हम लिखेंगे इसके अंदर
आप देंगे हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स, यानी हम ये उसको कहेंगे, प्लीज सुनना, हम ये उसको कहेंगे भाईजान हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए। वो कह रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का क्या मतलब है? मैंने कहा अगर मैं इससे पूछना चाहूं, मैं इससे बात करना चाहूं, मैं कर सकता हूं, मैं उससे बात करना चाहूं, मैं कर सकता हूं, मैं उससे इंक्वायरी करना चाहूं, कर सकता हूं, ये आप मुझे लिख के दें। तो उसने बोला भाई इंक्वायरी करनी क्यों है? मैंने कहा भाई अगर मेरे सवाल जवाब होंगे उसको एड्रेस कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। तो मुझे बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। मुझे बताओ डेटा कौन देगा और मेरे हर एक सवाल का जवाब कौन देगा? मैनेजमेंट। क्योंकि देखो अगर आपने कोई गलती निकाली तो हो सकता है आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हो, वो कहे कि भाई हमने लाइफ चेंज की हुई है, एस्टिमेट बदल गया, तो वो जवाब देगा तो पता लगेगा ना। तो आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए होता है पर्सन्स पे, तो आप सब एग्री करवा देते हैं। चाहिए एग्री इसलिए करवा देते हैं ताकि आपके ऑडिट के बीच में कोई रुकावट ना आए। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि भाई पहले आप एग्री कर लें कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी, और हम फिर आखिर में अपनी जिम्मेदारी लिखते हैं कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एश्योरेंस। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सो दैट किसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो? यूजर का। अच्छा भाई अब यहां पे एक सवाल आया, सर लेकिन एफएस तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं ना, तो खुद बन जाते हैं? यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिशन ले रहे हो यहाँ पे एआरटीडी के अंदर, तो वो खुद ही एफएस बन रहे हैं कि हमने क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई हुई, तुम्हारी शक्ल देख के बोला इतना रेवेन्यू देके जाएगा। हाँ, रिसीवेबल बुक हो रहा है, रिसीवेबल बन रहे हैं, एफएस कैश फ्लो सब बनता जा रहा है, ये हम बनाएंगे। आज मैं उसको बोलूं कि भाई मुझे बताओ CFAP 6 में मेरे कितने एडमिशन हो गए हैं, वो बोल रहे हैं सर खुद बन रहे हैं। मैंने खुद बन रहे हैं, तुम मुझे बना रहे हो? सीधी सी बात है भाई, बनाने पड़ेंगे। सही है, बात समझ आती है? हाँ जी जल्दी बताओ। माने खुद नहीं बनते ना, बनाने पड़ते हैं। तो वो अब फॉर एग्जांपल तुम तसव्वुर करो ना, तुम क्लाइंट पे पहुंच गए, तुम बोल रहे हो एफएस दो, मैनेजमेंट ने बोला ये ले लैपटॉप खुद बना ले, तो भाई आप बोलोगे खुद क्यों बना लूं? अगर लिखा हुआ है आपकी जिम्मेदारी है। तो वो फिर क्लाइंट का बंदा आपसे पूछ रहा है कि भाई आप क्यों नहीं बना सकते? बोला भाई सेल्फ रिव्यू का मसला है, मैं अपनी बनाई हुई चीज को ऑडिट करूंगा तो आप बोलेंगे अब आप नहीं बनाया, आप ही गलती निकाल रहे हैं, आप ही भुगते। बात समझ आ रही है? तो एफएस कौन बनाएगा? डेटा कौन देगा? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कौन देगा? मैनेजमेंट। ऐसा ही है। अब ऐसा नहीं है कि तुम उसको बोलो कि यार किसी XYZ बंदी से मिलवा दो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो काम से जो रिलेट करता है। सही है, आगे। अच्छा भाई मानिया कह रही है सर नो आई मीन ऑडिट तो ईयर एंड पे होता है ना, तब तक तो एफएस बने होते हैं। देखो लाजमी नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल आप पूरा साल, अब लेट्स से एग्जांपल ले लो एआरटीडी की, अभी कितना रश होगा, किसी को तो एडमिशन के लिए कॉल नहीं उठा रहे। मैं तो इनको ये कहता हूँ कि भाई ऊपर से मतलब नलका खुला हुआ है, बाल्टी नहीं रख रहे तुम लोग, सीधी सी बात है। अब बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर एडमिशन नहीं हो रहा, कोई कॉल नहीं उठा रहा। भाई ऐसी बात है, उसके पास फ्लो है इन्फॉर्मेशन का। एक तो फ्लो है जो रिकॉर्ड होगा, फिर उसको वो प्रेजेंट करेगा किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसको हम देखेंगे। तो एक तो होता है एंट्री पार्क करना। आप अपनी एग्जांपल ले लो ना, आपने इंट्रो लेवल पे पहले जनरल सीखा, फिर वो कहाँ जाता है? लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से, तो भाई ये जो काम कर रहे हैं वो तो लेजर बना रहे हैं। लेजर से क्या बनेगा और ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? अब कल को यहाँ पे अकाउंटेंट हमें बोले ये लो ट्रायल बैलेंस खुद बना लो, हम बोलेंगे कि दिमाग खराब हो गया, तुम्हें क्यों रखा है? तो वो पहले एफएस बनाएंगे और फिर एफएस को हम क्या करवाते हैं? ऑडिट। यहाँ पे भी ऑडिट होता है, हम करवाते हैं ऑडिट। अब वो अलग बात है कि वो फारिग ऑडिटर हो, वो तो अलग चीज़ है, पर ऑडिट होता है। सही है, खैर यहाँ तक बात क्लियर है। तो मानिया बात समझ आती है। मैनेजमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है एग्रीमेंट पे। देखो अगर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ना तो आप ऑडिट ही एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं स्कोप लिमिटेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि आप जो चीज करना चाहते हो वो उसके स्कोप के अंदर ही रुकावट लेके आ रहा है। तो क्या आज आपको पहले दिन पे पता है कि आप ऑडिट सही से नहीं कर पाओगे? तो जब आपको पहले दिन पे पता है कि ऑडिट सही से नहीं कर पाओगे तो आपको उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने की कोई नीड नहीं है। मुझे खुद बताओ, सबूत इकट्ठा कर पाओगे? अच्छा मैनेजमेंट कह रही है एग्रीमेंट में मैं एफएस बना दूंगी, डेटा नहीं दूंगी। डेटा दे देंगे, जवाब नहीं देंगे, तो भाई आप बोलोगे मैं करूंगा क्या आगे? वहां पे एफएस तुम बना के दे रहे हो, डेटा नहीं दे रहे हो, तो मैं ऑडिट क्या करूंगा? तो आज ही तुम्हें पता है कि तुम्हें सबूत, इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन। आपका स्कोप क्या है? ऑडिट करना। उसमें क्या आ गई? लिमिटेशन। तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करें। वो पहले दिन पे कहता है उड़ा दो उसको, तभी तो कहता है पहले क्या कर लो, उससे एंगेजमेंट एग्रीमेंट कर लो। क्या अभी ऑडिट करना शुरू किया? नहीं। अच्छा आप एक दो सवालात,
यहाँ पे समीर इकबाल कह रहे हैं सर मैनेजमेंट को रजिस्ट्रेशन लगा हो गया भाई। सर ये अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मैनेजमेंट के बंदों से पूछने को मिलेगा या फिर हर वो बंदा जिसने लोन दिया है? नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट के बंदे ना, मैनेजमेंट के बंदों से। क्लियर है? इंटिमिडेशन रिपीट करते, धमकी। भाई इंटिमिडेशन इससे भी देख सकते हो तुम, मैंने जो तुम्हें एक वाइफ वाली एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल इंटिमिडेशन यहाँ से भी आ सकता है, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकती हैं। मैं गया ऑडिट करने किसी ऐसी कंपनी का जहाँ पे हमारी वाइफ सीएफओ है। अब मैं जैसे ही एंटर हुआ बोल दी किधर किधर भाई किधर, मैंने बोला ऑडिट करने आए, निकलो यहाँ से। ये इंटिमिडेशन, धमकी है, सीधी सी बात है। तो बोलेगी भाई निकल यहाँ से, नहीं करा रही ऑडिट, खत्म हो गई बात, गलती है। और मैंने बोला भाई यार 100 मिलियन का डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, बोलेगी तो नहीं किया, क्या कर लोगे, खत्म हो गई बात। ये इंटिमिडेशन है, धमकी। सही है? अब इसको यूं भी ले लो, चलो वाइफ को रिप्लेस करो, वालिद को ले आओ। अब तुम्हारे अब्बू सीएफओ हैं किसी कंपनी में, तुम ऑडिट करने चले गए एज अ मैनेजर। अब तुम अब्बू के पास गुद्दी पे चमाट मार के बाहर भेज दिया, बस निकल यहाँ से, हमें सिखाएगा। सही है? अब जैसे ये कहना सर वाइफ की जगह का मंगेतर तो बेटा फिर तो ज्यादा थ्रेट है। वाइफ की जगह का मंगेतर तो ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि अब तक तुम्हें मयस्सर नहीं है, वो मना कर देगी। तो अगर मना कर दिया तो जैसी बात है तुम्हारा रिस्क ज्यादा है। सही है? तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। चलें जी, ओके भाई यहाँ तक क्लियर है? चलो जी भाई, हमने वापस से सुकून से, हमने पहले बेसिक समझे। हमने कहा भाई बिफोर वी स्टार्ट ऑडिट वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तुमने इंडिपेंडेंस का चेक फारिग किया तो तुम कहते हो एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करने के बाद अब हम पहुंच गए वाकई में ऑडिट करने के लिए। वाकई में अच्छा, अब आज की क्लास बड़ी अहम है। हो सकता है मैं ड्राफ्टिंग तक भी पहुंचा दूं आज, कुछ हद तक। याद कुछ नहीं करना होगा, लॉजिकली चीजें लेके चलनी होंगी, बस बहुत ही केयरफुली के साथ आज, प्लीज फोकस के साथ। इधर अब हमने कहा जब मैं ऑडिट करने पहुंचा ना, स्टैंडर्ड फिर कह रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तुम्हें कह रहे हैं अभी भी तुम ऑडिट शुरू नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई क्या मजाक है, पहले तुम बोलते हो इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर तुम कह रहे हो एग्रीमेंट करो। जब एग्रीमेंट कर लिया तो अब क्या मुसीबत है, मैं क्यों ऑडिट नहीं कर सकता? वो कह रहा है पहले ये देख लो मसला कहां कहां हो सकता है, मसला कहां कहां हो सकता है। तो आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए सर हम नजूमी नहीं है, पहली बात कि हमें वैसे ही पता लग जाएगा कि मसला, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप वंस यू एंटर इनटू द ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे पता लगेगा कि कहां कहां इश्यूज हो सकते हैं। वो मेरा आर्ट है, मैं आपको सिखाऊंगा। अगेन आज के बाद आपसे कोई पूछे इंडिपेंडेंट होना लाजमी है, यस। एग्रीमेंट होना लाजमी है, यस। तो क्या एग्रीमेंट के बाद फौरन ऑडिट शुरू करोगे, पहले रिस्क देखोगे, रिस्क के मसला कहां कहां हो सकता है, और वो मसला कहां कहां हो सकता है ये देखने के लिए आपको एक कला, एक आर्ट आना चाहिए जो मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि यहां मसला हो सकता है, यहां मसला होता है, ताकि आपका फोकस भी वहीं लगे। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं हो, तो 2 महीने होते हैं, तो 2 महीने में हर चीज चेक करोगे, ये रिस्की चीज है, रिस्की चीज है। तो वो पहले रिस्क को देखो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि यहां मसला हो सकता है, यहां ऑडिट करूंगा। अब एक कहानी सुननी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको समझ आएगा कि रिस्क असेस करने के लिए करना क्या होता है। आइए जी देखते हैं। ये वैसे एक ट्रू स्टोरी है, मैं मतलब हर क्लास में कभी किसी बैच में कोई और, कभी किसी के बैच में कोई और। तो एक ये है, हमारी एक ऑडिट ट्रेनी थी, हम टीसीएस के ऑडिट पे थे। सही है? टीसीएस के ऑडिट पे इन्होंने कहा कि सर मुझे कॉस्ट ऑफ सर्विस को ऑडिट करना है। लेट्स से सेल्स होगी, ये जो टीसीएस है इसकी सेल्स क्या होती है, खत पहुंचाना या सामान डिलीवर करना, उसके ये चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्जेस। वो इसका क्या होगा, रेवेन्यू। वो इसका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। अब प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना, वो इसका रेवेन्यू हो गया। मैंने उसको रेवेन्यू वेरीफाई करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा आप जाएं, आप कॉस्ट ऑफ सर्विस को वेरीफाई करके आए, कॉस्ट ऑफ सर्विस को वेरीफाई करके आए। अच्छा मैं फिर रिपीट करूंगा, इतनी अहम क्लास है ना आज के बाद वाली, ये बुनियाद रखेंगी तुम्हारी ऑडिट की, क्योंकि रिस्क असेसमेंट है। इसका नंबर जो आता है ना पेपर में, मार्क्स 15 नंबर, और कुछ याद भी नहीं करना, खुद ब खुद आंसर आएगा। तो फ्री के 15 नंबर होंगे, ये मैं तुम्हें आज सिखा रहा हूँ। तो कहानियां सुकून से सुनना। खैर ये मोहतरमा कॉस्ट ऑफ सर्विस का ऑडिट करने लगी, इन्होंने कहा कि सर मैं ऑडिट करके आ गई हूँ, प्लीज मेरे काम को रिव्यू करें, प्लीज मेरे काम को रिव्यू करें। मैंने कहा अच्छा बताएं आपने क्या वेरीफाई किया। इसने कहा कि सर हमने सिंपल ये काम ये किया, हमने इसमें जो पेट्रोल की इनवॉइसेस है ना, पेट्रोल की इनवॉइसेस वाउच कर ली। मैंने कहा वाउच कर ली का मतलब क्या है, उसने मतलब देख ली। मैंने कहा कैसे, उसने बोला सर साल में जितनी भी इनवॉइसेस थी ना पेट्रोल की, जो पीएसओ को
गए हुए थे, कॉलटेक्स को गए हुए थे, शेल को गए हुए थे, हमने उसकी पूरी इनवॉइसेस देख ली। यानी हमने क्या किया, हमने इनसे मांगा एक्सपेंसेस का लेजर। क्या मांगा? तो लेजर में एंट्री आ रही होती है ना, 1 2 3 4 5 6, उन सबका सम कितना बन रहा है? 2.165 मिलियन। 2.165 मिलियन, वो सबका सब वेरीफाई। अच्छा, मैंने कहा फिर तुमने लेजर देखा, फिर तुमने बोला क्लाइंट को कि क्या करना है, उसने बोला भाई, उसने बोला इनवॉइस निकाल के दिखाई। एक इनवॉइस देखी, टिक किया, दूसरी इनवॉइस देखी, टिक किया, तीसरी इनवॉइस देखी, टिक किया। वो कह रही है सर क्या मुझे सबूत मिल गया? हाँ या नहीं? मिल गया ना? सबूत मिला नहीं मिला? मिल गया। अब नहीं, सही वाले ही मिला ना, वो ओरिजिनल इनवॉइसेस देख रही है वो। नहीं, ओरिजिनल इनवॉइस, ओरिजिनल मतलब स्टैम्प सब हुआ है, पीडीएफ नहीं ना। देखो इनवॉइस तो इनवॉइस है ना, वो तो ओरिजिनल है, वो तो मिली हुई है। किसकी तरफ से आई होगी? पीएसओ की तरफ से, इधर तो सब जगह से। क्या उसने अपना काम सही किया? हाँ या नहीं? प्लीज बताओ। पार्टिसिपेशन। देखो आप भी इस जगह होते, आप क्या करते हैं? आप बोलते भाई इस खर्चे का ब्रेकअप दिखाओ। इस खर्चे के ब्रेकअप में जो जो इनवॉइसेस है मैं देखता रहूंगा, मार्क करता रहूंगा, उसको सबूत के तौर पे अपनी फाइल में अटैच करूंगा और कहानी खत्म। सबूत मिल गया। अच्छा, अब इन मोहतरमा ने एक बेवकूफ़ी की थी जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। आप ये देखें, वेरी गुड, आप ये देखें कि 2022 के मुकाबले में 23 में फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई थी। खर्चा कम कैसे हो सकता है? खर्चा कम उनको बना दिया गया बेवकूफ। बात समझिएगा, क्योंकि कुछ इनवॉइसेस थी जो रिकॉर्ड ही नहीं की। भाई इन्होंने तो वेरीफाई पता है क्या किया है? जो रिकॉर्डेड है वो कहां है? जो रिकॉर्डेड नहीं है। अब देखो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस नहीं थी। हमने बोला इसके लिए आप क्लास में आए, फिर हमने उसको वैसे समझाया, सुने फोकस के साथ, प्लीज फोकस के साथ। इधर ये क्या बताता हूं कहानी, सुनो। अब मैंने इसको समझाया, मैंने कहा आपने एक बेवकूफ़ी की, वो ये थी कि आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली एनवायरनमेंट की। आज कहानी शुरू होती है। यानी आपको अगर कभी रिस्क देखना हो ना, मैं वापस से 3 4 5 6 10 बार रिपीट कर दूंगा, पहले फोकस होकर समझें। इन्होंने बेवकूफ़ी ये की, जैसे ही इंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ ना, ऑडिट करने पहुंच गई। इन्होंने रिस्क असेस नहीं किया। इन्होंने रिस्क असेस, ये भी ऐसे ही मुंह बना रही थी कि सर रिस्क असेस कैसे करूं, ये तो आपने मुझे बताया। मैंने कहा भाई रिस्क असेस ऐसे होता है जब आप समझेंगे दो चीजें। कितनी चीजें? मैंने कहा पहले इदारे को और दूसरा एनवायरनमेंट को। उसने बोला सर इदारा तो मैंने समझ लिया, इसके ऑपरेशंस क्या हैं? डिलीवरी सर्विसेज। क्या वो ऑपरेशन समझ के गई? यस। उसने एक गलती की, एनवायरनमेंट को नहीं समझा कि माहौल में क्या चल रहा है और उस माहौल का इंपैक्ट इस एंटिटी पे क्या है। अगर वो ये देख लेती ना कि इसका ऑपरेशन है, तो इसके ऑपरेशन में जो कॉस्ट होगी वो फ्यूल होगी, और मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस ऊपर गए, तो इसको ऑडिट करने से पहले ही अपने भेजे में फिक्स करके जाना चाहिए था कि एक्सपेंसेस ज्यादा होने चाहिए बनिस्बत कम के, तो इसका ऑडिट का दिमाग चल रहा होता। तो अब मुझे बताओ, अगर हम वैसे ही समझें, ये ऑडिट करने से पहले अपने दिमाग में प्री कंसीव चीज लेके जाती कि एक्सपेंसेस कम होने चाहिए ज्यादा, तो ये नजूमी है, उसको पता है। कैसे पता? एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग से। यानी दो चीजें हैं, एक तो आप पहले इदारे को समझें कि इदारा करता क्या है। इदारा डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें से रेवेन्यू आता है, खर्चे होते हैं। खर्चे क्या हो सकते हैं? फ्यूल। खर्चे क्या हो सकते हैं? अच्छा, अगर खर्चे फ्यूल हो सकते हैं तो भाईजान वो फ्यूल एक कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपेंस है। उस कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंस को देखो मार्केट में क्या चल रहा है। एनवायरनमेंट के अंदर फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो अगर फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई हैं तो ये एक्सपेंस भी। तो अगर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आज मैं टीसीएस के ऑडिट पे भेजूं और आपको पता है कि मार्केट में प्राइसेस ऊपर गई हैं, तो आप प्री कंसीव माइंड के साथ जाओगे, दिमाग में ये फिक्स करके जाओगे कि ये एक्सपेंसेस कम होने, अनलेस अदरवाइज क्लाइंट ये कहे कि भाईजान मेरी सेल्स भी गिरी है, मेरे ऑपरेशंस कम हुए हैं, तो लॉजिक बनती है ना। पर क्या तुमने अपना रिस्क गलत आइडेंटिफाई किया था या सही किया था? पर इन लोगों ने तो रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं किया। जब इन लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया, यही तो मुसीबत थी कि इनको बेवकूफ़ बना दिया गया। तो बाद में ये बात समझ आई थी कि कुछ इनवॉइसेस ऐसी थी जो कि रिकॉर्ड, तो मैनेजमेंट कह रही थी वो रिकॉर्ड उनसे रह गई। हमने कहा व्हाट इफ जो भी है रिकॉर्ड उनसे रह गई, अब कर लें। तो अब करके जब एक्सपेंस ऊपर गया तो प्रॉफिट। तो एक और चीज़ सिखाता हूँ आज। एक और असर्शन होती है जिस असर्शन को हम कहते हैं कंप्लीटनेस।
एक और अजर्शन होती है जिस अजर्शन को हम क्या कहते हैं, तो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल्स देती है ना तो एक और दावा करती है कि ये जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ ये कंप्लीट है। यानी अगर एक्सपेंस कंप्लीट है तो मतलब पे सारी इनवॉइसेस रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। पर अगेन मैं तुमसे एक सवाल का जवाब पूछूं, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये कंप्लीट है या नहीं है? जब तुम आइडेंटिफाई करोगे रिस्क। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो अब ये देखें ज़रा, एंटिटी के ऑपरेशन क्या है, एनवायरनमेंट में क्या है, तो अगेन जब एंटिटी के ऑपरेशन कोरियर सर्विसेज हैं, मार्केट में फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि देयर इज अ रिस्क कि मैंने अपने एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट किया हुआ। अभी अंग्रेजी यूज करेंगे, क्या किया हुआ? अंडर स्टेट किया हुआ। तो आज हम एक ड्राफ्टिंग सीखते हैं पहले केस की। मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं सिर्फ सोचने का तरीका सिखाऊंगा, सलीका सिखाऊंगा, खुद समझ आ जाएगा। आपने ना सवाल में से सिचुएशन को पिक करना होगा। सिचुएशन क्या है कि एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन कोरियर सर्विसेज। अच्छा, आप मुझे इस बात का जवाब देते हैं कि ये आपने क्या अपने दिमाग से लिखा है या सवाल में होगा? अच्छा, या तो यही चीज सवाल में होगी या तो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी में होगी। तो आप जब किसी से बात कर रहे होंगे, यार जानिए तो कोरियर सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं और मार्केट में प्राइसेस क्या गए, ऊपर गए। एंड अब आगे बनाते हैं यहां पे ड्राफ्टिंग, एंड फ्यूल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड। ये आपने फैक्ट बता दिया। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। यानी आप, ये तो मैं यहां पे एक्सपेंस लिख रहा हूं, बट यहां पे आप वो लाइन आइटम लिखिएगा जिसपे मसला हो सकता है। यानी यार एग्जाम में भी लिखना कोई मुसीबत वाली बात नहीं है, तुम्हें से समझ आना चाहिए। अगेन ये जो कंपनी है ये कोरियर सर्विसेज में इन्वॉल्व है, ये क्या होगा, इसके ऑपरेशंस। इस ऑपरेशंस पे एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट में तुमसे एक चीज पूछता हूं, एनवायरनमेंट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या उसका कोई इस पे ताल्लुक है? नहीं, अभी इस पे तो है ही नहीं ना भाई, इस पे तो है ही नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ बंद हो गए, कुछ हो गए, मेरा क्या जा रहा है इस इदारे पे, उसका इफेक्ट। तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा हो सबका इफेक्ट इस पे हो। इसका इफेक्ट इस इदारे पे तब होगा जब वो फैक्टर इस इदारे को हिट करे। और फिर ये देखो, वो फैक्टर अगर इस इदारे को हिट कर रहा है तो वो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम को हिट करेगा। अगेन हमने लिखा क्या, ये इदारा किस चीज में मुलव्विज है? फ्यूल प्राइसेस क्या हुए हैं? सो रिस्क है, मुझे शक है कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या किए गए होंगे, उलट सोचोगे ना कि मैनेजमेंट ने उलट किया होगा, अपने फेवर में किया होगा। तो देयर इज अ रिस्क दैट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज माइट हैव बीन अंडरस्टेटेड। बस खत्म हो गई बात, ये बोल के आगे निकल जाओ। उसका प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है वो तो खुद समझ आ रहा है जी। अच्छा देखो एक चीज, अब ये बात हम सही कर लेते हैं, एंटिटी टैक्स बेनिफिट के लिए इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि टैक्स वाला कहता है एक्सपेंसेस तो मेरे हिसाब से होंगे ना, वो अकाउंटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करा देता है। क्लियर है? तो वो तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे निकल गया, वो तो कहानी अलग है। हम तो ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, अच्छा मजे की बात ये, हम टैक्स पे तो सबसे आखिर में आते हैं, तभी तो ऊपर की सारी चीजें ऑडिट कर रहा हूं। क्लियर है? तो वो तो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए हरकत कर रही है। टैक्स तो उसका कोई 30% होता है, 39% होता है, 29% होता है, स्टिल 70% का तो बेनिफिट है ना। तो वो ये करना चाह रही है। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों आप सब बताओ, इसमें कोई मसला? अच्छा अब पूरी कहानी में एक कंक्लूजन है, इन मोहतरमा ने गलती क्या की, रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। मैं आज के बाद आपसे पूछूं, रिस्क आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? ऑपरेशंस को समझो और इन्वायरमेंट को समझो। इन्वायरमेंट में जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, क्या हर चीज का इंपैक्ट इस पे होगा या उस चीज का जो इस इदारे को इफेक्ट करे? अच्छा, उस चीज का जो इस इदारे को इफेक्ट करे और उस इफेक्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी लाइन आइटम पे इफेक्ट आ रहा होगा। यहां तक क्लैरिटी है? और हमने लिखने का तरीका सीखा, सिचुएशन को पिक करेंगे और देखेंगे सिचुएशन का, अच्छा जिस सिचुएशन को मैं पिक करने की बात कर रहा हूं ना,
उसका नाम होता है रिस्क फैक्टर। क्या होता है? जो या तो इदारे में या सवाल में छुपा हुआ होगा, वहां से उठाना है और लिंक कर देना है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि ये मसला हो सकता है। चलो अब मैंने तुम्हें कहानी सुनाई ना, आई कैन बैट ऑन इट, तुम सही जवाब दे सकते हो, पर बीच में नहीं बोलना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही है? और ना लो तुम भी फोकस हो के बैंक पे आते हैं, आ जाओ। तुमने कभी बैंक का ऑडिट ही नहीं किया। मैं बैंक का ऑडिट करने गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, इजी पैसा, उसका ऑडिटर भी मैं हूँ। सुनो, जब इजी पैसा का मैं ऑडिट करने गया तो इजी पैसा एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है वो गांव देहातों में लोन देता है, छोटे लोन्स, जो कन्वेंशनल बैंक होते हैं वो नहीं देते, तभी माइक्रो फाइनेंस बैंक का उन्हें लाइसेंस दिया गया है। आपको कहानी समझना, ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या है? जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको रिस्क नहीं मिलेगा। अंधों की तरह ऑडिट करने जाओगे तो ये हालत होगी जो इनकी हुई थी। सही है, सुनना आगे। जब हम प्लानिंग मीटिंग में बैठे तो हमें पता लगा कि यार ये लोन देता है गांव देहातों में, ये क्या है इसके? वेरी गुड, ऑपरेशन। यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये ऑपरेशंस हैं। आगे सुने, ऑडिट करना शुरू किया है या समझ रहा हूं अभी? एंटिटी को समझ रहे हैं भाई, है क्या, करती क्या है, क्या ऑपरेशन है, सारी चीजें। हमने कहा भाई ये गांव देहातों में लोन दिया करती है। चलो पहली बात हो गई। मुझे पता लगा कि क्योंकि 2023 में फ्लड्स आए थे, 2023 में फ्लड्स आए थे, तो फ्लड्स आए थे तो ऐसी बात है, बहुत तबाही हुई अपर सिंध वगैरह में या पंजाब साइड पे ना तबाही हुई। ये सुन के मैं चुप हो गया। मैंने, जैसे आप टीम मेंबर्स हैं मेरे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पता भाई क्या रिस्क नजर आता है? तो एक एक करके पूछते हैं, आप बताएं क्या रिस्क नजर आता है इसमें? चलो एक एक्सेप्ट कर लिया, लोन ज्यादा दिया होगा, बैड डेट्स, सही रिस्क बैड डेट्स। भाई मुझे पता है कि मैंने जहां लोन दिया हुआ है वहां पे सबकी नैया डूब गई तो हमारे पैसे भी डूब गए, क्या वो रिकवर होने के लायक हैं? अब जरा बात समझें, अब जरा बात समझें, केयरफुली सुनना। अब जब मैं ऑडिट पे गया ना, मेरी टीम को एक बात पता दी, पूरे पाकिस्तान में लोन दिए हुए मिलियन लोगों को दिए हुए होंगे। मैंने कहा उस मिलियन को तो साइड में कर बेटा, पहले ये अपर सिंध निकालो, अपर पंजाब निकालो, वहां पे ब्रेकअप लाओ और देखो उनकी रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे 100% पता था रिकवरी नहीं हो रही थी, मैंने पूरे राइट ऑफ करा दिए। अच्छा मुझे कैसे पता लगा मसला है? रिस्क टारगेटेड पहुंच गया जगह पे। ऐसे और भी होंगे यार, कहीं और भी होंगे जो नहीं दे रहे होंगे। भाई मेजर मेरा रिस्क तो कवर हो गया ना, मेरा रिस्क कवर हो गया। पहले बताओ बात समझते हो? तो अब मुझे एक बात बताएं, आपको ये पता कैसे लगा कि वहां मसला है? भाई जहां पे रिस्क है, और रिस्क आपको तब पता लगता है जब आप समझते हैं इदारे के ऑपरेशंस को और उसके एनवायरनमेंट का इंपैक्ट था ना इसके ऊपर, फ्लड्स का। तो फ्लड्स की वजह से इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। तो अब अगर हम लिखें कि एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन गिविंग लोन्स टू अंडर प्रिविलेज एरियाज, बिल्कुल ये वाली अंग्रेजी मुझे भी नहीं आ रही थी, इसने बता दी। सुनो, अंडर प्रिविलेज एरिया, सुनो अब जब अंडर प्रिविलेज एरिया में आप लोन दे रहे हैं एंड देयर आर फ्लड्स अंडर दोज एरियाज, ये तो आपने सवाल से उठा के चेप दिया। अब क्या लिखेंगे इसके आगे? देयर रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस या ओवर स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। यार मैं बाखुदा ईवाई के जब कैनवस में सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंट कर रहा होता हूँ तब भी यही लिख रहा होता हूँ कि ये वजह है, फ्लड है, इसलिए मुझे लगता है यहां पे ये रिस्क है, फिर उसके ऊपर काम होता है। चलो आज एक और चीज सिखाता हूं। कोई आपसे पूछे आप अश्योरेंस देते हैं? आप जो अश्योरेंस देते हैं ना वो रीजनेबल अश्योरेंस होती है, वो एब्सोल्यूट। अच्छा एब्सोल्यूट का मतलब होता है आपने सब चेक किया है। मैं जो ऑडिट में काम करता हूं ना वो रिस्क बेस करता हूं, सैंपल बेसिस पे करता हूं, रिस्क बेस। तो तुम खुद सोचो यार, अगर तुमने रिस्क गलत निकाला तुम्हारा ऑडिट भी गलत होगा। तभी वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का मकसद है एश्योरेंस देना, पर आज उसमें एक चीज ऐड कर दो, रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा रीजनेबल का मतलब है एब्सोल्यूट नहीं है, पर एब्सोल्यूट से थोड़ी सी कम है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? सब चेक कर लिया। क्या आप सब चेक करेंगे? सैंपल पे करेंगे? सब चेक करेंगे? रिस्क पे करेंगे? तो आपको रिस्क सही पता होना चाहिए। रिस्क बेस्ड ऑडिट होता है। पहले तो बात समझ आई। अब देखो जब मैंने आपको इतना सिखाया कि यार सोचने का तरीका डेवलप हो गया, तो कोई सिचुएशन आने तो खुद समझ आएगी बात। इसका मतलब ये नहीं 2 एग्जाम्पल के बाद मैं कटा दूंगा, आगे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, अभी देखते हैं। एक सवाल आया है
सर अगर एनवायरनमेंट चेंजेस का गलत फायदा उठाए, मतलब अगर उसका कोई बैड डेट ना हो लेकिन वो फ्लड की वजह से कह दे हमारा बैड डेट है, तो ये गलत फायदा कैसे उठा रहा है? पहले वो कह रहा है कि गलत फायदा उठा ले, तो मैंने कहा भाई गलत फायदा कैसे उठाएगा? रीजन है कि अच्छा आप भी तो ऑडिटर है ना, अंधे तो नहीं है, आप बात समझे उनका कहने का मकसद क्या है। अच्छा ये ऑडिट इंटरेस्टिंग भी इसलिए क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, फिर मेरे अजीब से जवाब आते हैं, फिर कुछ समझ आ जाता है। सही है, सुनना। इन्होंने कहा कि सर बैड डेट का फायदा उठाने के लिए, पहले तो मैं आपको बता दूं जिसने इनकम टैक्स का पेपर दिया है ना, टैक्स का, वो आपके प्रोविजन को मानता ही नहीं है, वो राइट ऑफ को मानता है। सही है ना? अगर आपने राइट ऑफ कर लिया ना बेटा, तो आप 30% का टैक्स बचाने के लिए 70% की इनकम भी गवा देंगे। नहीं है ये बात समझ? तो मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो यूं सोचूंगा कि भाई मैं बेवकूफ हूं, 30% का टैक्स बचाने के लिए 70% उड़ा दूं, वो प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, शेयर होल्डर बोलेंगे कर क्या रहे हो भाई, क्यों मुसीबत तुम्हें मौत आई थी कि वहां पे लोन दे रहे हो? जो लोग जिंदा है उनको तो वहां पे जो तैर रहे हैं उनको दे रहे लोन, समझने की बात है। सही है। खैर अब वो कह रहे हैं कि सर व्हाट इफ आप ये समझें अगर कि मैं इसका गलत एडवांटेज लूं, तो आप ऑडिट भी तो करेंगे ना, अगर आपको उसकी रिकवरी आते हुए दिख रही होगी तो वो बैलेंस अल्टीमेटली रिड्यूस हो रहा होगा, तो वहां पे प्रोविजन करने की कोई नीड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लडेड एरियाज में कुछ सेफ भी हो, वो पैसे दे रहे हो, तो मैं ये थोड़ी ना करूंगा कि सबको हरा दूंगा, जो प्रॉब्लमेटिक है उसको हराऊंगा। पर प्रॉब्लमेटिक जगह पे मैं पहुंचा कैसे? जब मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया सही तरीके से। पहले बताओ बात क्लियर है? चलो अब एक और चीज की एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने बचपन में डेटा टर्नओवर डेज सीखे, ऐसा है? FAR1 में थोड़ा सा रट्टा लगाया। अच्छा FAR1 में थोड़ा सा रट्टा लगाया और ये सीखा FAR1 लेवल के ऊपर, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। FAR1 लेवल पे आपने ये सीखा कि भाई जब डेटा टर्नओवर डेज आएंगे मेरे पास, उसका मतलब होता है मेरे इतने दिनों में पैसे रिकवर हो जाते हैं। अच्छा अब ऑडिट करने गए, आपने किसी मैनेजमेंट के बंदे से बात नहीं की, आपने डेटा टर्नओवर डेज का रेशियो निकाला, वो पिछले साल था 35 दिन, इस साल है 75 दिन, 75 डेज। मैं आपसे पूछूं क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स। कैसे? नजूमियों पता है? अंडरस्टैंड किया एनवायरमेंट को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को? तो रेशियोज इस काम आते हैं ऑडिटर को, कि ऑडिटर बोलेगा भाई मैंने डेटा डेज निकाले, तो उसको भी लिखने का तरीका, ये पूरी ड्राफ्टिंग अभी फौरन से दिमाग में फिक्स होगी। डेटा टर्नओवर डेज हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 35 टू, तो ये आपने सवाल से उठा के लिख दिया। देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ रिसीवेबल, सो देयर इज अ रिस्क दैट these receivables might not be recoverable, these receivables might not be। पहले बताओ रिस्क समझ आता है? एक और चीज अब तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा, मतलब जिससे पूछूंगा वो प्लीज, हाँ ऑनलाइन में तो तुम भी, मार्केट में ना बेतहाशा कंपटीशन चल रहा है, बेतहाशा कंपटीशन, और जिस इदारे का तुम ऑडिट करने गए हो ना, उसकी सेल 120% से इंक्रीज हो गई। मैं यहां पे बोल के चुप हो गया, क्या रिस्क है? ऑनलाइन में तो लिख के बता सकते हो आप, सोच के, भले ही गलत पर सोच के। हाँ जी वापस से रिपीट कर रहा हूँ सवाल, इसने वेरी गुड, सही जवाब दिया इन्होंने। पहले ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट सेल्स नहीं, ये सही कह रहे हैं कि फेक सेल्स बुक हुई हुई होगी। क्योंकि देखो आप मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट में देख रहे हो कि कंपटीशन चल रहा है, भाई कंपटीशन में आपके सेल्स का पोर्शन श्रिंक होता है, मार्केट शेयर कम होता है, आपका 120% से बढ़ गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या? अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ कोई स्ट्रेटेजी होगी, होगा, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, XYZ कुछ भी हो सकता है, पर क्या आपका शक गलत है? यहाँ पे हम आइडेंटिफाई क्या कर रहे हैं? रिस्क। क्योंकि कल को कोई एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी आपका ऑडिट आगे करेगी ना, बोलेगी आपने ऑडिट कैसे किया था, वो भी होता है, तो वो बोलेगा कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया था, नहीं किया था। अगर आपने रिस्क ही नहीं आइडेंटिफाई किया तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपको पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पर काम करना है। क्योंकि वो बोलेगा जब मुझे अपेरेंटली दिख रहा है मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि तुम्हारी सेल 120% से बढ़ गई है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेके कोई नया प्रोडक्ट लेके आए हो जो किसी और के पास, वो तो फिर मोनोपोली में आ गया, वो तो फिर
मोनोपोली में आ गया, वो कोई ऐसी चीज होगी, देखो एक तो कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब एक एग्जांपल देते हैं यूफोन की, क्योंकि यूफोन का ऑडिटर हूं, मुझे बड़ी चीजें पता है उसमें। आप अगर सारे के सारे टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को उठाएं तो आपने देखा होगा बीच में प्राइसेस कितनी कम थी। आप ये नोटिस करें कितनी प्राइसेस कम थी। यूफोन ने एक मस्ती की सुपर कार्ड की, ज्यादा आवाम उठ के यूफोन पे चली गई, जो कि मेरे पास तो फैक्ट्स होते हैं ना, मैं तो करता हूं ऑडिट। ज्यादा आवाम उठ के किस पे चली गई? अब इतनी आदत लग गई कि भाई डेटा भी उसमें है, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप फेसबुक चला रहे हैं, सही जी, इंटरनेट चल रहा है, फ्री ऑन नेट ऑफ नेट कॉल मिनट्स हैं, SMS हैं, तो भाई एक तरह से ना ये दुनिया स्विच होने लगी किसकी तरफ? तो क्या बाकी टेलीकॉम कंपनीज में कंपटीशन नहीं था? उनका रेवेन्यू बनने की वजह मिली क्या? सुपर कार्ड्स। तो ये फर्क है। अच्छा, मैं जब ऑडिट करने गया सबसे पहला मेरा रिस्क था भैया कंपटीशन चल रहा है, ये किधर हवाओं में जा रहा है? तो वो हवाओं में जाने की वजह थी क्या? सुपर कार्ड, जो कि कोई और ऑफर नहीं कर रहा था। पहले बताओ, बात समझ आती है? तो क्या अल्टीमेटली क्या इस चीज से तुम लोग मुझे बताओगे क्या मेरा रिस्क गलत था? अगर रिस्क सही था तो मैंने फिर उस पर काम किया। पता है, जब मैंने ऑडिट किया ना, मैंने स्पेसिफिक बच्चों को बोला सुपर कार्ड का रेवेन्यू देखो, जो सेल पिछले साल के मुकाबले में इंक्रीज हुई ना सुपर कार्ड की वजह से होनी चाहिए, इसके अलावा है तो वो फेक है। तो क्या मेरा शक गलत था? क्या मैं सही जगह नहीं पहुंचा? इसको कहते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट। या तो बेवकूफी की तरह सब चेक करते रहो, या तो टारगेटेड पहुंच जाओ। दोनों में अच्छा क्या है? टारगेटेड पहुंच जाओ। पहले बताओ, बात समझ आती है? अच्छा, एक आखिरी चीज, अगर मैं कहूं मेरे इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हैं, होते हैं? चलिए मान लिया इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज मेरे पिछले साल थे 22, इस साल है 45, क्या मसला है? कोई इन्वेंट्री है जो कि पाइलअप होती जा रही है और वो बिक नहीं रही, क्योंकि वो भाई डेज बढ़ने का मतलब है वो बिक नहीं रही, यानी एंटिटी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स इन्वेंट्री। तो उसको भी लिखने का तरीका यही है कि आपके जो इन्वेंट्री डेज हैं वो पिछले साल के मुकाबले में यहां से यहां तक आ गए, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ NRV लॉसेस, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ NRV लॉसेस। तो अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट लिखनी है। अच्छा, एक चीज, एक बच्चे लिख के आ जाए रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट, भाई पहले वजह बताओ। वजह है तो रिस्क है, वजह नहीं है तो रिस्क नहीं है। पहले तो कहानी समझ आती है? चलें जी, अब ये सारी चीजें करने के बाद खड़ा ये देखेगा क्या लिखा है, बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट हमें क्या करना है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग। और मैंने आपको क्या कहा था, मैं फजूल की बुक की चीजें रीड नहीं कराऊंगा। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, उसकी इंप्लीकेशन मैंने बताई है। अब सवाल ये आता है कि क्या करोगे? नहीं, सवाल ये आएगा सिचुएशन बोलेगा रिस्क बताओ इसमें, तो वो सारी सिचुएशंस को सोचने का तरीका सलीका मैंने दिया। बुक में ये लिखा हुआ, अभी मैं बुक अगर आप जब भी आएगी आपके पास मैं आपको पूरा चैप्टर भी शेयर कर दूंगा, पहला वाला, उसमें ये थ्योरी लिखी हुई है। पर क्या ये थ्योरी टेस्ट होनी है या इसकी प्रैक्टिकलिटी? तो हम उस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था ना जब पूरा समझा दूंगा तो फिर लिंक भी करूंगा यहाँ से, ताकि बुक का भी वो रहे कि भाई फियर नहीं रहे कि भाई मैंने किया तो नहीं है बुक से कुछ, तो वो सब चलता रहेगा। क्लैरिटी है ये? तो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए समझना होगा इदारे को और एनवायरनमेंट को। क्लैरिटी है? आगे चलो, अब जब इतनी बातें हुई हैं तो ये भी बता दें, अज्यूम करें, आप तसव्वुर करें कि एनवायरनमेंट में टैक्स रेट चेंज हो गया। अभी सुपर टैक्स का पता है किसी को? सुपर टैक्स आया है जो 10% आपने और देना है जिसकी इनकम 500 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा, मैं अगर ऑडिटर हूं या तुम ऑडिटर हो तो मेरी जगह चले गए क्लाइंट पे, तुम्हें क्या रिस्क होगा कि मैनेजमेंट ने ये 10% का टैक्स बुक, आप यकीन करो जब मैं ऑडिट कर रहा था ना मुझे ये शक था कि भाई 10% का टैक्स बुक नहीं किया होगा। जब मैंने टैक्स की वर्किंग रिव्यू की ना 29% का टैक्स लगा हुआ था। कितने परसेंट का? 29% का। अच्छा, मैंने बोला कि भाई ये तो तुमने नया लॉ आया है, तुमने उस पर टैक्स क्यों नहीं बुक किया? अबे हाँ करना था, भूल गया मैं, सॉरी, वापस कर लिया। कैसे भूल गया भाई? तो क्या तुम्हारा रिस्क सही था? क्योंकि देखो जो लॉ में चेंजेस होती है ना, जो मार्केट में लॉ आया, नए चेंजेस आए, तो वो भी आपका रिस्क होता है कि हो सकता है इदारे ने वो ना किया हो। तो वो कहता है इन्वायरमेंट में ना, आप बात समझते हैं, इन्वायरमेंट में आपने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी देखना होता है, इकोनॉमिकल भी देखना होता है। तो रेगुलेटरी भी चलेगा और इकोनॉमी में चलेगा, देखिए इकोनॉमी में क्या चल रहा है। और तीसरी चीज ये है कि भाई रेगुलेशन के साथ इकोनॉमी, इंडस्ट्री में भी देखो क्या चल रहा है।
कि इंडस्ट्री के कोई इश्यूज है तो वो तो इस पर भी अप्लाई होंगे। क्लैरिटी है? चलें जी, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, अब आपके सामने मैं सारी बातें करा चुका हूँ, ये इन्वेंट्री डेज मुझे भी बताने की नीड नहीं है, डेटर डेज, कंपटीशन इन मार्केट। पहला सवाल निकालें किताब जल्दी। मुझे यहां पहुंचाना था ना आज। यहां पे रजिस्टर निकालें, उसमें आप लिखें, आप लोग यहीं पे लिख के बताएंगे, पहले रजिस्टर में लिख के अपने। ये विजिबल है ना? अभी कमिंग वीक में आ जाएगी बुक, सही है समीर? जब तक मैं आपको पहला चैप्टर दे दूंगा पीडीएफ में पूरा। हाँ जी, रिक्वायरमेंट में ये कह रहा है कि भाई इवेल्युएट करें ऊपर वाले सिनेरियो को और आइडेंटिफाई करके दें रिस्क। तो सुनाना है आपने, बताना है कि आपने क्या लिखा है। हाँ जी, ये सब बुक आपकी लिखी हुई है? नहीं लिखवाई है मैंने किसी से, खुद ही लिखी है जानी। कोई भी बिजनेस है। हाँ, वहाँ से फातिमा कर सकते हैं, जो वेबसाइट है ना बुक्स वाली, वहाँ से कर सकते हैं आप। पर वहाँ पे अभी अपडेटेड आई नहीं है ना, तो ये देख के लेना है, नहीं पुरानी चिपका दे। वेरी गुड है ना, बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। मैं इसलिए रीड नहीं कर रहा क्योंकि महक कुमार महेश्वरी रिस्क लिख दिए तुमने, पर वजह नहीं बताई भाई, कोई नंबर नहीं है लिखा। सुनाओ। सही है, यानी आपने कहा भाई क्योंकि कंपटीशन इन द मार्केट हैव इंक्रीज्ड and sales of the company has also been increased, so there is a risk of overstatement of revenue. आगे दूसरा एक ही रिस्क लिखा है। सही है, यानी एक तो सेल्स का रिस्क हो गया। पर ये आपने अलग अलग, हाँ अलग अलग देखना पड़ेगा आपको कि देखो जब आप रिस्क की बात करते हैं ना तो अलग अलग बाइफरकेट करके, इन्वेंट्री का अलग होगा, रेवेन्यू का अलग होगा।
अच्छा भाई ये कह रहे हैं स्टॉक पाइलअप हुआ है, एनआरवी एच में सिंधी में लिख दो ना, इंग्लिश। सिंस कॉम्पिटिशन, स्नेहा लिखती हैं सिंस कॉम्पिटिशन हैज कम इनटू द व्यू नहीं लिखते, है कॉम्पिटिशन हैज इमर्ज इनटू द मार्केट, तो यहीं से उठा लो ना जो सवाल में लिखा हुआ है, सही है। सिंस कॉम्पिटिशन हैज इमर्ज इनटू द मार्केट and the company was not able to achieve its target sale last year, so there is a risk of overshipment of sale। देखो ये जब लिखवा के चेक कराते हैं तो गलतियां सामने आती हैं। इन्होंने क्या लिखा कि सिंस कंपटीशन इमर्ज हुआ है मार्केट में और लास्ट ईयर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी, इसलिए ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है। गलत। कंपटीशन होने के बावजूद इसकी सेल इंक्रीज हुई है, ये रिस्क है। तो देखो हमें पता होता है कि रिस्क है, पर जब लिख दिया तो उसके मतलब बदल गए। तो ये रीजन है ऑडिट में 4-5 अटेम्प्ट लगने का। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप मुझे चेक करवाएं ताकि आपको समझ आए कि मसला क्या है। आगे, एज डेटर एंड स्टॉक हैव इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरशिपमेंट ऑफ डेटर्स। अच्छा, अगर आप ये जस्टिफाई कर देना कि सेल्स की वजह से ज्यादा बेच रहे हैं तो ज्यादा इन्वेंट्री हो रही है तो इसलिए रिस्क है, तो ये तो आप उसके फेवर में कह रहे हैं, ये उलट हो रही है। सही है, तो मतलब आपने सोचा सही है, लिखने का तरीका गलत है। दूसरा, the entity's trading concern and was not able to achieve its profit in the preceding year, the competition in the market has significantly increased and yet the company has accounted for a 15% increase in current sales. The audit risk is the overstatement of profit and sales of the data and stock has significantly increased, showing the sales may be fraudulently fake or cash not received। तुमने आगे सही लंबी कर दी जरूर, बट ऊपर तक सही है। हाँ जी, anyone else from the class? सुनाओ। अच्छा, हम कभी भी वैसे चलो पहली ड्राफ्टिंग है आप लोगों की, हम कभी भी नहीं लिखते फेक इनवॉइसेस ऑफ सेल्स माइट हैव बीन बुक्ड, अब लिखेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि ये फेक सेल्स बुक कैसे हुई होगी, तो आप बोलेंगे फेक इनवॉइसेस के जरिए। सही है, अभी तो मैंने आपसे सिर्फ क्या पूछा है, रिस्क, तो वो रिस्क बता दें बस आप इस पूरे सिचुएशन में। सही है, गुड ट्राई। अब यहाँ पे मोहम्मद लिखते हैं सेल्स ओवर स्टेटेड स्टॉक इंक्रीज डिस्पाइट इंक्रीज इन रिसीवेबल और सेल्स, जानी गलत, मतलब पेलना नहीं है यार लिखते हुए। मैं तुम्हें बताऊं, सबसे मार्क्स गेनिंग एरिया ये है जिसमें तुम्हें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है और उस अपनी समझ को रिप्रोड्यूस करना है। 10, 12, 15 नंबर सीधे बाहर हैं इसमें। अब इतना समझने के बाद लिखने की अच्छी कोशिश, मैंने क्या कहा था पहली क्लास में, जिसको समझ अच्छा आता है लिखना नहीं आता वो भी फेल है, और जिसने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ है लॉजिक नहीं है वो भी फेल है। तो वो देखो आज मैं प्रूफ कर रहा हूँ उस बात को। आपने देखा ना बुक से कुछ मिल सकता है तुम्हें, बुक तो बोलती है अंडरस्टैंड करो एंटिटी इन्वायरमेंट, बस वो अभी कर रहे हो ना तो लिखो उसको। हाँ भाई कोई और? वेरी गुड। Inventory turnover days increase, so there is a risk of understatement of NRV loss, or there is a competition in market and company current rate sales increase, so there is a risk of fake sales invoices। अच्छा, फेक सेल्स को हम चेंज कर लेंगे, बोलेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। हम अगर मैं ये पूछूं ना कि ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू हुआ कैसे होगा, तो ये रिक्वायरमेंट भी फोकस करनी है ना हमें। अच्छा भाई यहाँ पे देख लेते हैं। मानिया लिखती हैं एज द कंपटीशन इन द मार्केट हैज बीन इमर्ज, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स, परफेक्टली रिटन, एंड आल्सो द एंटिटी रिपोर्टेड इंक्रीज इन रिसीवेबल, देयर माइट आल्सो बी अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस एंड अंडरस्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉस। वेरी गुड। नहीं, लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते ना स्नेहा। अच्छा ये भी वैसे लिख लो भाई, ऑडिट में 4 नंबर के लिए 4 रिस्क नहीं होंगे, एक रिस्क भी 2 नंबर का हो सकता है ना। तो ये नहीं है कि 4 नंबर है तो कितनी चीजें लिखनी है। जब मैं तुम्हें कोड ऑफ एथिक्स करवाऊंगा ना, ये सुनना, जब मैं आपको कोड ऑफ एथिक्स करवाऊंगा वहां पे 15 नंबर का सवाल आ रहा होगा जो 6 लाइनों में खत्म हो जाएगा। उसमें थ्रेड आइडेंटिफाई करने होंगे कि क्या क्या इंडिपेंडेंस के इश्यूज हैं, आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताना होगा, वो 6 लाइनों में खत्म हो जाएगा। तो ये लाजमी है 15 नंबर के लिए 15 चीज़ें लिखनी है।
15 नंबर के लिए उतना लिखना है जितना रिक्वायर्ड है, बस। क्लियरिटी है? कोई और? जल्दी देखो, ये कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा। बताओगे, सुनोगे। मैं कौन सा तुम लोगों को डांट रहा हूँ या जलील कर रहा हूँ? मतलब थोड़ा सा मजाक उड़ा लूंगा और क्या करूंगा? प्लीज बताओ। नहीं उड़ाऊंगा मजाक भी यार, तो मैं सिखा रहा हूँ। जल्दी कोई और? अच्छा जी, यहाँ पे रीड कर लेते हैं। मतलब माशाल्लाह, अंडर सच सिनेरियो वेयर कंपटीशन हैज इमर्ज इन मार्केट द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस। अच्छा इधर देखना भाईजान, इधर सुनो सुनो, गलतियां सीखो, गलतियां सीखो। इधर देखो इन्होंने क्या लिखा, अंडर सच सिनेरियो वेयर द कंपटीशन इन द मार्केट हैज इमर्ज द कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे कहीं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जिक्र है? तो हम अपनी होशियारी नहीं करेंगे। वो बोलेगा भाई एग्जामिनर मैंने सवाल क्या दिया है, मुझे सोल्यूशन क्या मिल रहा है। सही है, हम आता है, माना मैंने रेशियोज आते हैं हमें, पर वो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे ना। आप यहाँ पे कहो कि डेट टू इक्विटी रेशियो बेकार हो गया है, तो भाई है ही नहीं इसमें। बात समझ आ रही है? तो ये बात याद रखें कि जब सेलिंग प्राइस वगैरह की मार्जिन्स की बात होगी तो बात करनी है। तो देखें ये गलत हो गया। अगेन मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानी सुना के, बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज दे के, लॉजिक भी दे दी ना, आप अगेन फेल हो जाएंगे अगर आप चेक नहीं कराएंगे। देखो यहाँ से एविडेंट है, मैं तुम्हें इसलिए तो इनकरेज कर रहा हूँ, सुनाओ, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई कराओ। अगर ये आईकेएम ने गलती निकाली ना, तो अगले 6 महीने फिर तुम यहाँ पे चेक करवा रहे होगे। तो कहने का मतलब है उससे पहले सिखाओ, समझाओ कि भाई ये मैंने लिखा है, बताओ मुझे सही है या नहीं है। एक और, एज पर द गिवन सिनेरियो, कभी जिंदगी में एग्जाम में नहीं लिखना है एज पर द गिवन सिनेरियो। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जामिनर को समझना चाहिए, एग्जामिनर ये समझ रहा है कि तुम फर्म में हो, तुमसे कोई पूछ रहा है। अब लेट्स से मुझसे बच्चे ने पूछा सर इसमें रिस्क क्या आ रहे हैं, तो मैं बच्चे को ये बोलूंगा देख एज पर द गिवन सिनेरियो तुझे ये करना चाहिए। अबे भाई वो मुझसे सवाल पूछेगा, बोलूंगा देख रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, कॉम्पिटिशन है, ये रिस्क है। एज पर द गिवन सिनेरियो क्यों लिख रहे हो, एज मेंशन इन दी अबव। जैसे एग्जामिनर बोलेगा मेरे को पता ही नहीं है, ऊपर मैंने मेंशन किया था। सही है, तो ये चीजें सही करनी है, ये पहले आया। आगे, एज पर द गिवन सिनेरियो कंपटीशन हैज इमर्ज इन द सेल्स ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज्ड बाय 15%, देयर इज अ रिस्क ऑफ। अच्छा देखो इन्होंने गलती से लिख दिया, पर लिखा हुआ है देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिस्क। हाँ मैंने गलती से लिख दिया, पर कहने का मकसद बता रहा हूं, ये धज्जियां उड़ा देगा पेपर में तुम्हारी, एक नंबर नहीं मिलेगा। देखो ऑडिट अगर तुमने समझ लिया, लिख लिया, ये यूं पेपर हो जाता है। ऐसे जिसके मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जाके पूछना, जिसके कंसेक्यूटिव 3 गोल्ड मेडल आए ना, उन तीनों में एक क्वालिटी थी, उन्होंने बोला मैंने बुक को देखा ही नहीं था। जबकि मैं बोला तो खुदा के वास्ते किसी और को नहीं बोलना कि तुमने बुक को नहीं देखा था, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी अंग्रेजी चाहिए होती है। वो जीनियस थे, उन्होंने बोला भाई हमने क्लासेस ली, आपको चेक कराया, वही लिख के आ गए, तो उसने सही लिखा। कहने का मतलब है तुम समझ जितना भी अच्छा लो, तुम लिख नहीं रहे सही, तो तुम्हें मार्क्स। फिर तुम पता है क्या कंप्लेन करते हो, सर 100 नंबर का पेपर करके आया था। तो भाई 100 में तुम्हें नॉलेज तो थी, बस जब तुम लिखने गए तो उसका मतलब बदल गया। ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है भाई, कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाइन आइटम होगा ना, आगे भी रीड कर लेता हूं। सर कैन वी मेंशन दैट जनरली कंपटीशन रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सेल्स। नहीं, आप सिंपल बताएं कि कंपटीशन बढ़ गया, सेल हो रही है, दो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, ये हो इसलिए रिस्क है कि मेरा रेवेन्यू क्या हुआ होगा, ओवर स्टेट। अच्छा भाई, तो ये लोग क्या खेल रहे हैं मस्त। इधर सिंस कंपटीशन इन द मार्केट देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी, लॉस ड्यू टू स्टॉक पाइल अप एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल ड्यू टू डेटर डेज हैव बीन। अच्छा देखो, अब ड्यू टू किसके साथ लगाना है, किसके साथ मिलाना है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अगेन मैं आपको रिस्क लिखने का तरीका सिखाता हूं। ये देखो, ये रहा फैक्टर, क्या है मार्केट को, रिस्क फैक्टर लिख दिया पहले, मार्केट कंपटीशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। पढ़ने वाले को तहजीब समझ आए कि भाई मैंने जो सवाल में जो चीजें छुपा के दी थी, ये इसने देख ली हैं, देख के समझ आएगा उसको। भाई बोलेगा यार इसको वापस नहीं बुलाना, एक ही बार में निकाल दो इसको। इधर दूसरा, स्टॉक एंड रिसीवेबल, सिंस इन्वेंट्री and receivable has increased significantly, therefore there is a risk that inventory might have been overstated and not have been recorded at lower of cost, or further there is a risk that receivable might not be recoverable and appropriate provision may not have been। दो बातें करके निकल जाओ यार। पहले बताओ
पहली क्लास थी बट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ। रिक्वेस्ट मेरी ये होगी अगली क्लास से कि आप लोगों ने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई करके लिखना है तो वो चेक कराना है। अगेन पेपर आपका है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ एफर्ट करूंगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी ड्राफ्टिंग क्या हो रही है, सही हो रही है। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। एक होमवर्क आएगा आज जिसमें ड्राफ्टिंग होगी। हो सकता है कि उसमें आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े तो कैलकुलेटर लेके बैठना। सही है, चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज। यस, असेसमेंट होगी, थैंक यू।